ओके, अभी स्क्रीन आपको दिख रही है? एक बार बता दीजिएगा शैलेश। तो मैम स्क्रीन अभी दिख नहीं रही है, वो SW ऐसा। एक मिनट में ये दिखा रहा है कि आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, बट शो नहीं हो रहा है मैम। ओके, फिर से मैं हाँ, प्रेजेंटेशन पे जाती हूँ। स्क्रीन शायद। ओके, अभी हाँ, बताओ। हो गया। अभी दिखा आ गया, लॉ ऑफ डिमांड्स एंड मूवमेंट है। ठीक ठीक। तो आज जो है सबसे पहले हम जो है लॉ ऑफ डिमांड को ही पढ़ेंगे। तो ओके। आपको सिलेबस का सारा पार्ट पता होगा ना कि क्या क्या चीज़ें पूछती है पेपर में। ऑलरेडी मैंने सारा यूट्यूब पे भी वीडियोस दिया है। ठीक है। तो आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। ओके मैम। इसमें आपके सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन 10 प्लस मान के चलिए कि क्वेश्चन पूछता है, जो कि थ्योरेटिकल होगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दो चार आपके आ सकते हैं। और इसमें आपके कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम एनालिसिस, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मार्केट हो गया। ठीक है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। माइक्रो इम्पोर्टेंट है और उसी के पार्ट्स को आज हम शुरुआत से कवर करेंगे और वन बाय वन जो है आगे के सिलेबस को भी देखेंगे। तो जहाँ पर भी डाउट होगा बीच में आप जो है शैलेश अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। और भी क्लास में लोग नहीं आए हैं, चलिए ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज हमें जो पढ़ना है टॉपिक दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, सॉरी, डिमांड क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो डिमांड जो है आपके, अगर हम बात करें देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर, है ना। जब आपके डिजायर की बात करते हैं तो आपके इच्छा है। ठीक है। यू आर विलिंग टू पे। ठीक है। बट नॉट एबल टू परचेज। आप चाहते तो हो, मतलब विल है, इच्छा है, पर परचेज नहीं कर पा रहे हो। जैसे तुम्हारे पॉकेट में 10 रुपीज है ना, और कोई 20 रुपए की पेन तुम्हें पसंद है, तो वो 20 रुपए की पेन तुम्हारे विल, मतलब तुम्हारी इच्छा है, बट तुम्हें उसे क्यों परचेज नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसा है वो सिर्फ 10 रुपीज, बिकॉज तुम्हारा परचेजिंग पावर अभी कुछ कम है ना, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ ये तुम्हारी क्या हो जाती है, डिज़ायर। डिज़ायर तब बनती है जब आप, मतलब 10,000 रुपये है और आप किसी 50,000 की वस्तु को खरीदना चाहो। ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है डिज़ायर। ठीक है। बट डिमांड जब बनता है तो आपके पास 10,000 रुपये भी है, साथ साथ आप जो है मतलब आराम से उस चीज़ को बाई भी कर पाओ। लीजिए कि कोई चॉकलेट बाई कर रहे हो, या बस या 10,000 की कोई चीज़ जो बाई करना चाह रहे हो। ठीक है। वो आपकी एक तो परचेजिंग पावर में है, मतलब आप आराम से, आपके पास पॉकेट में इतना बजट है कि आप उस 10,000 की चीज़ को खरीद पाओ, क्योंकि आपके पॉकेट में भी 10,000 है। यहाँ पर विल और एबल टू परचेज दोनों चीज़ें होती हैं। तो होती है आपकी डिमांड। ठीक है। तो डिज़ायर से डिमांड कब बनती है? जब आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर होती है। ठीक है। और जब आपके आपकी विल भी हो, मतलब आपके साथ आपके पास इच्छा भी हो, तब जाके आपकी डिमांड क्रिएट होती है। तो डिमांड और डिज़ायर में क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है। डिज़ायर में विल होती है बट परचेजिंग पावर नहीं होता। ठीक है। और जबकि डिमांड में क्या होती है, विल भी होती है और साथ साथ परचेजिंग होता है। आपके पास मतलब बजट भी है, आपके पास पैसा भी है उस चीज़ को परचेज करने की। जैसे हमें मान लीजिए कि कार खरीदना है। अब हम सोच रहे हैं कि हम मर्सिडीज ले लें, ऑडी ले लें, पर हम खरीद क्या सकते हैं, सिर्फ क्रेटा खरीद सकते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, डिज़ायर। बट किसी ऐसा दिन हो जाए जिस दिन हमारे पास जो पैसा है ना, वो मर्सिडीज और ऑडी के जितना है, हो जाए जितना उस वैल्यू है मार्केट में, जितने पैसे में वो बिकता है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, आपके क्या बन जाएगा, आपकी डिमांड जो है बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये डिज़ायर और डिमांड में डिफरेंस होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड की। डिमांड तो समझ में आ गया, मांग। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हो ना, तो सभी सभी जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपकी मांग ही हो, सब चीज़ आपकी मांग की पूर्ति भी हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो परचेजिंग पावर याद रखना,
परचेजिंग पावर मतलब मनी से डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारे पास कितना है, पैसा कितना है, मनी कितना है ना, उससे आपकी परचेजिंग पावर डिसाइड होती है। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड की। इट रिप्रेजेंट्स वेरियस क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट आर सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए एक आइसक्रीम है ना, उसकी अलग अलग प्राइस है, आप कंज्यूमर ए हो, आपकी डिमांड क्या है, ठीक है, तो यही हमारी इंडिविजुअल डिमांड देखिए बन रही है ना। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड मीन्स कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितनी डिमांड कर रहे हो, ठीक है। जैसे 5 रुपीज़ था तो आपने 10 यूनिट्स का आइसक्रीम डिमांड किया, 10 रुपीज़ हुआ तो आपने 8 यूनिट्स का डिमांड किया, 15 जो है प्राइस हुआ तो आपने 6 यूनिट्स का डिमांड किया। ऐसे ऐसे प्राइस जो है बढ़ते जा रहा है, डिमांड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, वो मतलब कितना डिमांड कर रहा है गुड्स का एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है। यही हम जो है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। जब एक तरफ प्राइस और एक तरफ क्वांटिटी डिमांड को देख रहे हैं, तो स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, जब टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ जो है गुड्स को हम देख रहे हैं डिफरेंट प्राइस लेवल पे, है ना। अब ये शेड्यूल में क्या देख रहा हूँ कि डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, ये देख रहे हैं आपके डिमांड शेड्यूल बन जाता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड हो गया। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की। मार्केट डिमांड बहुत सारे इंडिविजुअल, मान लीजिए कि कंज्यूमर ए हो गया, कंज्यूमर ए ने कुछ डिमांड किया, कंज्यूमर बी ने कुछ डिमांड की, ठीक है, कंज्यूमर सी ने कुछ डिमांड किया, तो सभी का जब हम डिमांड मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड बन जाएगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा एग्रीगेट, एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल, ठीक है। टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट बाय ऑल कंज्यूमर मार्केट एट डिफरेंट प्राइस। आपके डिफरेंट प्राइस पे कितनी कितनी डिमांड जो है की जा रही है डिफरेंट जो है इंडिविजुअल्स के द्वारा, और उसी को जब मिला देते हैं जो है तो हमारी क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड बन जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये कंज्यूमर ए है, ठीक है, कंज्यूमर बी की डिमांड है, ठीक है। अब देख, कंज्यूमर है, जब 5 रुपीज़ आइसक्रीम का प्राइस था तो डिमांड कितना किया जा रहा था, 10 यूनिट्स का। जब 10 रुपीज़ हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, भी ज़्यादा प्राइस जब आपकी बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। पर कंज्यूमर बी की डिमांड अलग होगी ना कंज्यूमर ए से, क्योंकि हो सकता है वो प्राइस लेवल पे अलग यूनिट्स को परचेज करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 5 यूनिट्स जो है, सॉरी 5 जो है प्राइस है, पर यहाँ पर कंज्यूमर भी कम डिमांड कर रहा है। 10 हुआ तो 5 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। अब जब मार्केट डिमांड बनाते हैं तो इंडिविजुअल की डिमांड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर ए की डिमांड थी एट दिस प्राइस, और यहाँ पर कंज्यूमर बी की डिमांड इन्हीं सब प्राइस लेवल पे। जब इन दोनों को जोड़ देंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 को, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 13, ठीक है, आप जोड़ दो, 10 + 6 16 हो गया, 8 + 5 13 हो गया, 6 + 4 10 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड आपके बन जाएगा, ठीक है। तो रखिएगा कि मार्केट डिमांड हमेशा इंडिविजुअल डिमांड से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। याद रखना है कि जो मार्केट डिमांड है वो आपके इंडिविजुअल डिमांड से क्या होगी, क्या होगी, ज़्यादा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो ये आपकी मार्केट डिमांड बन गई। और ये शेड्यूल है, शेड्यूल मतलब हम देख रहे हैं हर एक प्राइस लेवल पे कितनी क्वांटिटी का डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन की। व्हाट इज डिमांड फंक्शन, समझ में आ रहा है? मैम शेड्यूल डिमांड को अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जो टेबुलर फॉर्म में है वो शेड्यूल डिमांड है ना। हाँ हाँ, या वही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर अभी लिखा था ना डेफिनेशन में, टेबुलर जो प्रेजेंटेशन होता है ना, यहाँ पर लिखा है ना आपके, यस यस। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, है ना, जो डिफरेंट यूनिट्स की डिमांड जो की जा रही है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, वही आपकी क्या हो जा रही है, डिमांड शेड्यूल बन जा रही है,
ठीक है, तो वही है स्केड्यूल, मतलब वही जो आपकी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आपके डिमांड फंक्शन की। ठीक है, वेट अ मिनट, डिमांड फंक्शन की। अब डिमांड किस किस चीजों से इफेक्टेड होती है? ठीक है, डिमांड का हमने मतलब क्या देखा, विलिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज। कितनी इच्छा है परचेज करने की, क्या हम योग्य है परचेज करने के, क्या हमारे पास पैसा है, क्या हमारे पास परचेजिंग पावर है। ठीक है, अगर ये दोनों हो जाएगी तो डिमांड बन जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है ना कि जब हम किसी चीज को, किसी को एक्सप्रेस करते हैं, तो एक जो होता है एक वेरिएबल, एक और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और प्राइस जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट है, वो आपकी डिमांड पे डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि डिमांड आपके प्राइस पे डिपेंड कर रही है। तो एक रिलेशनशिप हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, फंक्शनल, मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्रेस कर रहे हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना। यानी यहाँ पर y क्या है, आपके डिपेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है x पे, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो वही डिमांड फंक्शन का मतलब क्या है, हम यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप देखते हैं कि डिमांड किससे आपकी इफेक्टेड है, डिमांड की जो वैल्यू है ना वो किससे किससे इफेक्टेड है, हम इन सब चीजों को आपके देखते हैं। सो व्हाट वी सी हियर, देखते हैं कि आपको पता है ना कि डिमांड का प्राइस से क्या रिलेशनशिप है। अगर आपका डिमांड, जो प्राइस आपके बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और प्राइस अगर घट गया तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पेन आपको अगर 5 रुपए की मिल रही थी, तो डिमांड सिर्फ कितना कर रहे थे, 2 यूनिट्स, और वही पेन अगर आपको 3 रुपए की मिलने लगे तो आप 4 पेन खरीद लोगे, है ना। तो यहाँ पर आप एक इनवर्स रिलेशनशिप देख रहे हो, मतलब आपके रिलेशनशिप बिटवीन जो प्राइस एंड डिमांड होता है वो इनवर्स होता है। ठीक है, उल्टा, यानी आपके नेगेटिव रिलेशनशिप हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब सिर्फ प्राइस से ही आपके डिमांड इफेक्टेड नहीं होता है। हाँ सैलिस बोलो। मैम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके बाद उसके चक्कर में हाँ, डिमांड ज्यादा होने के चक्कर में प्राइस भी बढ़ सकता है मैम। नहीं अभी वो इन्फ्लुएंस हम नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हम एक साइड का इन्फ्लुएंस देखेंगे, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस का जैसे इफेक्ट प्राइस देखेंगे डिमांड, हम लोग प्राइस का ये इफेक्ट। इम्पैक्ट देखेंगे, हम लोग इस इम्पैक्ट को नहीं देखेंगे। ठीक है, वो आप इन्फ्लेशन ओके। और सब में पढ़ते हो, तो इसमें अभी सिर्फ हम वन साइडेड इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके जो डिमांड, जो यहाँ पर प्राइस है ना, प्राइस इफेक्ट करता है डिमांड को, चलिए और भी देख लेते हैं। तो फंक्शनल रिलेशनशिप में हमने समझ लिया कि एक आपकी डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या होता है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, जो डिमांड रहता है वो आपके प्राइस पे डिपेंड करता है कि कमोडिटी का प्राइस कितना है। अगर आपके क्या है, ज्यादा है तो डिमांड कम। ठीक है, और अगर आपके प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्राइस भी इम्पैक्ट करता है, प्राइस ऑफ अदर गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो चीजें अब आपके होगी, प्राइस ऑफ अदर गुड। अब इसमें दो चीजें आती हैं, यूट्यूब के वीडियोस भी देखते रहना क्योंकि वहां पर भी मैं और भी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ बीच बीच में। तो आपके प्राइस ऑफ अदर गुड में दो चीजें आती हैं, एक आपके सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड, दो गुड्स होते हैं। ठीक है, अब सब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि ए नहीं तो बी सही, बी नहीं तो सी सही, है ना, मतलब ये चीज है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है, जैसे मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, ओके, मैं वर्ड पे चले जाती हूँ, एक मिनट आपको बोर्ड में समझा दूंगी। स्क्रीन दिख रही है ना अभी आपको, सैलेस एक बार क्लियर करिएगा। यस मैम। ठीक,
एक मिनट का बस टाइम दो। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल है आपके ऑरेंज एंड एप्पल। ठीक है, ऑरेंज एंड एप्पल जो है गुड का एग्जांपल है। ठीक है, यानी अगर ऑरेंज का मान लीजिए कि आपकी प्राइस बढ़ गया तो डिमांड ऑब्वियस सी बात है कम हो जानी है, क्योंकि आपको पता है कि डिमांड एंड आपके अपोजिट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी। तब हम जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तो किसकी डिमांड करना शुरू कर देंगे? आपके एप्पल की डिमांड करना शुरू कर देंगे, या फिर एप्पल की डिमांड हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना। तो ये आपके सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। हमने ऑरेंज की जगह के पे किसको यूज किया? एप्पल को यूज किया। इसीलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब ये क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है जिस मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर आपके कार एंड पेट्रोल है ना, कार एंड पेट्रोल। अब पेट्रोल के बिना तो कार चलनी नहीं है ना, या फिर टी एंड शुगर। ठीक है, टी एंड शुगर ये भी एग्जांपल है। अगर मान लीजिए कि आपके टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड भी तो कम करेगा, तो शुगर की डिमांड यहाँ पर कम हो जाती है। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ, अभी आगे इसको क्लियर करेंगे, अभी अब मैंने बस एक पॉइंट लिख दिया। नेगेटिव होता है क्योंकि एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि बोथ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। ये दोनों गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे को, मतलब एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, इसीलिए जो है कि डिमांड जो है ना, यहाँ पर लिखा था ना कि डिमांड इज ऑल्सो इफेक्टेड बाई अदर फैक्टर्स। लाइक अदर फैक्टर्स में मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, मतलब क्या होता है यहाँ पर? जैसे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, अगर ये वर्ड लिख दे तो समझ जाना कि यहाँ पर क्या मतलब है। यहाँ पर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड यहाँ पर इसका मतलब बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरा और कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी इम्पैक्ट करता है कि इनकम कितनी है। अगर इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगा, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मान लीजिए किसी कमोडिटी के लिए तुम्हारा अच्छा है तो तुम उसकी डिमांड ज्यादा करोगे। अगर किसी चीज की टेस्ट तुम्हें डेवलप नहीं है तो उसकी डिमांड कम करोगे। ठीक है, पॉपुलेशन साइज भी आपकी निर्भर करती है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस जगह पे डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब है कि किस तरीके से आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पॉपुलेशन के बीच में। आप जानते हो ना कि सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स का मैक्रो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम देखते हैं। ठीक है, इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया जो कंट्री है यहाँ पर क्या है? पुअर पुअर होते जा रहा है और रिच रिच होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना वो आपकी सही नहीं है, वो आपकी इक्वल नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी देखने के लिए मिल रही है। तो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपके इक्वल हो, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं है तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो डिमांड जो है बहुत सारे फैक्टर से आपके इफेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, इंडिविजुअल का कैसा टेस्ट प्रेफरेंस है, उसकी इनकम क्या है, पॉपुलेशन क्या है ना, इस सब चीजों पे आपके डिमांड डिपेंड करती है। यानी डिमांड
डिमांड किसका किसका फंक्शन है? इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड। बाई से आप याद रखना कि इकोनॉमिक्स में बाई को मतलब क्या? इनकम, ठीक है, इनकम को डिनोट करते हैं। टी मतलब टेस्ट, ठीक है, और एन से क्या डिनोट करते हैं? आपके पॉपुलेशन को, ठीक है, एन से आपकी क्या डिनोट करते हैं? पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आपकी वाई डी का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो देखो अदर हर अलग फैक्टर से अलग अलग इफेक्टेड है, किसी से पॉजिटिव इफेक्टेड है और किसी से नेगेटिवली। जैसे आपके जो प्राइस है, प्राइस से कैसा इम्पेक्टेड है? प्राइस अगर बढ़ जाए तो डिमांड कम, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप देखता है। अब यहाँ पर से सबसे मेन चीज आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड किस जो है चीजों का फंक्शन होता है, और मार्केट डिमांड जो है किन किन जो है चीजों का फंक्शन होता है। सभी चीज जो है इंडिविजुअल डिमांड सभी चीजों से इफेक्टेड नहीं होती है। जैसे इंडिविजुअल डिमांड जो होती है वो आपके प्राइस ऑफ गुड से इम्पेक्टेड होती है। अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस जो है गिर गया डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इससे इम्पेक्टेड होता है। प्राइस ऑफ अदर गुड से भी इम्पेक्टेड होता है, ठीक है, ओके। जैसे इसमें हमने क्या देखा था? आपके सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इनकम से भी इम्पेक्टेड होती है, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम घट जाएगी तो डिमांड घट जाएगा। इसमें भी कई गुड्स देखते हैं आपके, इसमें इंफीरियर गुड, ठीक है, इंफीरियर गुड को देखेंगे, नॉर्मल गुड को देखेंगे और ग्रिफिन गुड को देखते हैं, ठीक है, ग्रिफिन गुड को जो है देखते हैं। क्लियर है? जब इनकम का आधार देखते हैं तो इसको आगे क्लियर करेंगे, अभी सिर्फ अब नॉर्मल चीजें पढ़िए क्योंकि ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होने लगेंगी। तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो डिमांड घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका डिमांड भी आप ज्यादा करोगे, डिमांड कम करोगे। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स, है ना, जो कि इम्पैक्ट किसको करता है? डिमांड को इफेक्ट करता है। कौन कौन से? इंडिविजुअल की इनकम, उसका टेस्ट, समझ में आ गया? 4 फैक्टर्स। याद रखना कि जो इंडिविजुअल डिमांड होती है ना वो 4 चीजों से ही इफेक्टेड होती है। पहला क्या है? प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, इनकम और टेस्ट एंड प्रेफरेंस। समझ में आ गया? तो इंडिविजुअल डिमांड 4 चीजों से इफेक्ट होती है। क्लियर है? क्लियर? आगे चले? यस मैम, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे डिमांड की, तो मार्केट डिमांड जो होता है वो आपके, अब यहाँ पर और फैक्टर्स जो है मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। मार्केट डिमांड आपको पता है ना कि जब हम, जैसे मान लीजिए कि एक कम्युनिटी में तुम रहते हो जिसमें 50 लोग रहते हैं, सबकी डिमांड जब मिला दोगे दैट इज मार्केट डिमांड, ठीक है। combination of all individuals sustaining हाँ society, right? हाँ, यस यस, तो यहाँ पर आपकी मार्केट डिमांड बन जाती है। तो रिलेशनशिप जो होती है आपके, अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पर एक दो और फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे आपने देखा था कि जब इंडिविजुअल डिमांड में हमने देखा था तो प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, इनकम और टेस्ट, ये चीज तो थी, ये मार्केट डिमांड में भी होगी। बस यहाँ पर 2 चीज बढ़ जाती है, एक पॉपुलेशन और एक इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 फैक्टर्स आपके मार्केट में बढ़ जाएंगे। कौन कौन सा? एक आपके पॉपुलेशन की साइज क्या है, अगर पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड कम होगी। जैसे आप चले जाओ डेजर्ट में, वहां पर पॉपुलेशन कम है, डिमांड कम। पॉपुलेशन को डिनोट किससे करते हैं? एन से। पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो, डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर, एक और फैक्टर यहाँ पर मार्केट डिमांड में ऐड हो जाती है, पॉपुलेशन साइज। क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं तो हम सभी मतलब पॉपुलेशन को भी देखते हैं। जैसे अगर इंडिया एक बड़ी मार्केट नहीं होती, एक बड़ा पॉपुलेशन साइज वाला मार्केट नहीं होता, तो इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में नहीं आते। यहाँ पर एक बिग पॉपुलेशन रह रही है, समझ में आया? तो और दूसरा चीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड भी अच्छी होगी, अगर इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इनकम जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? आपके कि कितना जो है कि इनकम जो है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपकी इकोनॉमी में सिर्फ रिच रिच होते जा रहा है और पुअर पुअर होते जा रहा है।
क्या ऐसा है? तो अगर ऐसा देखने के लिए मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपकी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है। आपकी इकोनॉमी में इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है। Yes. हाँ, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनइक्वल है। ये चीज आपको याद रखना है। तो जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये भी हम मार्केट में ही देखते हैं, हम इंडिविजुअल बेसिस पे इसको नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर आपके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम होगा वो अगर इक्वल होगा तो डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके अनइक्वल होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफर कर पा रहे हो दो चीजें, और दो फंक्शंस और यहाँ पर बढ़ गए, एक आपका पॉपुलेशन और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और तो फैक्टर सेम ही है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड में, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड इज अफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड, income of the consumer and taste and preference of the consumer. But in market demand what we see that कि जो demand है that is affected by two other factors like population size and distribution of income. ये two ऐसे other factors है जो कि आपके demand को affect करते हैं। Is it clear? ये समझ में आ गया? बेसिक डिफरेंस Yes, ये ma'am. क्लियर? तो आप यहाँ पर ये चीज याद रखना कि इंडिविजुअल डिमांड में पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होता है, ये इम्पैक्ट नहीं करता है, बट ये मार्केट डिमांड में इम्पैक्ट करता है। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करके समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। तो आपके पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ गुड। अगर इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगा, प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो डिमांड बढ़ेगी। कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इनवर्स जो है रिलेशनशिप यहाँ पर आपके है। क्लियर है? तो जब प्राइस ऑफ गुड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्राइस है वो डिमांड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड में। ऑलरेडी हमने यहाँ पर दो गुड पढ़ा, एक आपके सब्स्टिट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड? जो कि स्थापन्न वस्तुएं हैं या फिर हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक वस्तुएं भी कहते हैं। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट गुड है यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंज्यूम इन प्लेस ऑफ ईच अदर। यहाँ पर हम मान लीजिए कि वही मैंने जो दिया कोलगेट और पेप्सोडेंट या फिर ऑरेंज एंड एप्पल, तो आप अगर आपके पेप्सोडेंट का प्राइस मैम, ज्यादा है तो आप तो अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बोल सकते हैं क्या? हाँ ऑल्टरनेटिव है, पर याद रखना इसको सब्स्टिट्यूट के, जो पेपर में देगा ना आपके वो सब्स्टिट्यूट बार बार बोलेगा, तो समझ जाना कि ऐसा गुड ऐसा है कि जो कि उसके जगह पे दूसरे को हम जो है कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कोलगेट हो गया, कोलगेट का अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर कोलगेट का प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोलगेट की डिमांड हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो किसकी डिमांड बढ़ाएंगे? पेप्सोडेंट की डिमांड बढ़ाएंगे क्योंकि उसकी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर कोलगेट का प्राइस घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोलगेट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो पेप्सोडेंट की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, एक क्या चीज आपको मतलब ध्यान में नहीं रखनी है, बस डायरेक्ट ये चीज देखना कि जो कोलगेट है और पेप्सोडेंट, तो कोलगेट का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पेप्सोडेंट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। कोलगेट का अगर प्राइस घटेगा तो पेप्सोडेंट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगी सब्स्टिट्यूट गुड, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पॉजिटिव। कैसा रिलेशनशिप देखने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव। समझ में आ गया? यहाँ पर सेम डायरेक्शन में देखो ये जा रहा है, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आगे आपको काम भी देगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री के केस में देख लेते हैं, टी एंड शुगर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीजिंग, है ना, मान लीजिए कि वो इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड किसका कम हो जाएगा, शुगर का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, प्राइस टी की बढ़ रही है तो लोग डिमांड क्या करेंगे, टी का कम करेंगे, तो शुगर की भी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस अगर टी की बढ़ी तो डिमांड किसकी कम होने वाली है, शुगर की। अगर टी का प्राइस गिर गया तो शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग ज्यादा चाय को पियेंगे। तो ये कंज्यूम टुगेदर होता है, इसीलिए जो है कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है अपोजिट, इसीलिए नेगेटिव। वेट अ मिनट, नेगेटिव का साइन बनाता मुझे। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेगा, एरो आपके देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट जो है हम देखना है,
ये तो क्लियर हो गया होगा ना, अदर गुड। यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद अदर फैक्टर्स को भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है कि इनकम किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, आपके बढ़ जाएगा। अगर इनकम घटेगी डिमांड घट जाएगा। ठीक है, और ये अलग अलग केसेस होते हैं, इसको आगे समझा देंगे। प्रेफरेंस, मान लीजिए आप सिगरेट नहीं पीते हो, आपकी वो प्रेफरेंस नहीं है, आपका वो टेस्ट नहीं है, तो आप उसकी डिमांड करोगे, बताओ? नहीं करोगे। अगर आप जो है कि आप आइसक्रीम खाते हो, आपको उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो आप डिमांड करोगे ना। तो टेस्ट एंड यस। प्रेफरेंस भी इफेक्ट करती है डिमांड को, है ना। जैसे खाते हो, ऐसा नहीं कि वो भी खाने लगते हो। अब मार्केट बढ़ गई, इंडिविजुअल में आ गया, में भी ये फैक्टर्स रहेंगे, मार्केट वाले डिमांड को भी ये चारों फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करेंगे। साथ साथ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, ये भी आपके डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम, डिमांड। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी मैंने समझा दिया कि अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड क्या हो जाएगी, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिमांड ज़्यादा, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम। ठीक है, तो ये भी, ये दो फैक्टर्स आपके मार्केट में हो गया, ये आपको। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी 3 गुड्स का नाम लिया था, ये तीन नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, ग्रिफिन गुड, तीनों के नाम ले लेते हैं। तो जब इनकम से डिमांड इम्पैक्टेड होता है ना, तो इनकम के आधार पे हम 3 गुड्स को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके एक नॉर्मल गुड होता है, जब आपकी इनकम बढ़ती है डिमांड क्या होता है, बढ़ता है। इनकम घटती है तो जाता है, डिमांड घटता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बट इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाता है। अगर आप रिच हो रहे हो तो आप इंफीरियर गुड की डिमांड क्या करोगे, कम करोगे, है ना। इंफीरियर गुड्स होता क्या है मैम? इंफीरियर गुड जैसे मान लो कि जो स्ट्रीट पे जो कपड़े मिल रहे हैं, है ना, वो क्या तुम्हारे लिए इंफीरियर है ना। मान लीजिए आप जो है कि मार्केट गए, ठीक है, और आप से कपड़े खरीदते हो, ठीक है, तो आपके लिए जो जो स्ट्रीट पे कपड़े मिल रहे हैं 100 रुपए में, तुम्हारे लिए क्या है, अच्छा, इंफीरियर समझ गुड ही गया तो मतलब है चीप ना। चीप क्वालिटी ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, चीप अगर चीप हमारी क्वालिटी इनकम को भी बढ़ आप, गई तो चीप। हाँ, चीप क्वालिटी और चीपेस्ट जब आ जाए, मतलब एकदम इंफीरियर से भी इंफीरियर, तो आपके आ जाएगा ग्रिफिन गुड। इसको आपके ग्रिफिन ने दिया था, सर ग्रिफिन ने इस गुड को दिया था। इट्स काइंड ऑफ ग्रिफिन की एक काइंड ऑफ इंफीरियर गुड है, जो कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इसका भी डिमांड क्या होता है, कम होता है। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंफीरियर गुड एंड ग्रिफिन। इंफीरियर गुड जो है लॉ ऑफ डिमांड को ना फॉलो करता है, ठीक है। इंफीरियर गुड जो होता है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, बट ग्रिफिन गुड नहीं करता है। समझ में आया? अभी मैं समझा रही हूँ, पहले तो ये समझ लो कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या लॉ है ना। ऑफ डिमांड तो यही है ना जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, यही ना कि मतलब अभी नहीं प्राइस पढ़ा, अभी इंक्रीज कर रहा है हाँ, तो अभी नहीं हाँ, पढ़ा। तो ओके। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है ना, कि अभी मैं समझा रही हूँ आगे। पहली चीज तो नॉर्मल गुड समझ में आ गया, जब इनकम बढ़ेगी यस। डिमांड बढ़ेगा, इनकम गिरेगी डिमांड गिरेगा। इंफीरियर गुड के केस और ग्रिफिन गुड के केस में हमने देखा कि जब भी आपकी इनकम बढ़ रही थी डिमांड क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था, और इनकम गिर रही थी तो दोनों की डिमांड आप क्या ज्यादा कर रहे थे, इंक्रीज। है ना। एक चीज आपको याद रखना है। तो जब हम अब हम आएंगे आगे, बस आने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड पे, आगे ही होगा। एक तो मिनट पहले मैं चीजों को समझाते हुए चल रही हूँ, वो आएंगे हम वहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों समझ में आ गया। अब जो इंफीरियर गुड है ना, जो आपके इंफीरियर गुड है वो आपके क्या करता है, वो आपके लॉ ऑफ डिमांड को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर मैं थोड़ा उस पर बोर्ड पे लिखती हूँ।
ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जब आपकी इनकम यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, इनकम यहाँ पर आपकी इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, बताइए। डिमांड हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इंफीरियर गुड है तो, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि इसमें भी लगभग सेम ही होता है, यहाँ पर भी आपकी इनकम इंक्रीज करेगी तो डिमांड इसकी भी कम हो जाती है। अब यहाँ पर याद रखना सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये क्या करता है, फॉलोज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को ये क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है, बट इट वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड, वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड। है क्या ये लॉ ऑफ डिमांड, पहले बात तो समझ लेते हैं इसको। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब हम बात करते हैं आपके अदर थिंग्स कांस्टेंट, साइट्रस पेरेबस, ये वर्ड सुना होगा, साइट्रस पेरेबस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है अदर थिंग्स कांस्टेंट। आपको पता है ना कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड, टेस्ट, ठीक है, उसके बाद और किस पे करती है डिमांड इफेक्टेड होती है, किससे, इनकम, ठीक है, पॉपुलेशन और प्राइस ऑफ जो है सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस पे डिपेंड करती है। जब हम ये सारी चीजों को क्या लेते हैं कांस्टेंट, जब हम ये सारी चीजों को कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अदर गुड, टेस्ट, इनकम, पॉपुलेशन, ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जब इन सब चीजों को हम क्या ले लेते हैं कांस्टेंट, क्या लेते हैं कांस्टेंट, यानी बदल रही है, ठीक है, आपके याद रखना ये चीज आपके बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है, ठीक है। तब हम देखते हैं कि डिमांड का क्या, डिमांड किस कैसे आपके प्राइस ऑफ गुड से इम्पैक्टेड होती है, ठीक है। जब प्राइस आपके क्या होता है, बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस अगर है तो डिमांड क्या हो जाती है आपके, बढ़ जाती है। कैसा रिलेशनशिप देखा हमने, नेगेटिव रिलेशनशिप हमने देखा। इसीलिए जो ग्राफ होती है ना इसकी, यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड रखते हैं और प्राइस। जब आपके प्राइस मान लीजिए कि 10 रुपीज आपके प्राइस चल रही है तो आप 2 यूनिट्स का डिमांड कर रहे हो, प्राइस आपके यहाँ पर 8 हुई तो आप 4 यूनिट्स का डिमांड करने लग गए, और अगर प्राइस आपकी क्या हो गई, 4 हो गई तो आप 6 यूनिट्स का डिमांड करने लगे, और सभी पॉइंट्स को मिला देंगे आप ये, तो आपका ये बन जाएगा डिमांड कर्व, जो कि कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसका स्लोप कैसा है आपके, है ना, नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पर आपके देख रहे हो कि जब आपके प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, ठीक है, या फिर आपके प्राइस फॉल होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम अदर थिंग्स को क्या मान लेते हैं, अदर थिंग्स कांस्टेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आपके साइट्रस पेरेबल। जब आप बोल रहे थे अदर टर्म और मतलब कांस्टेंट है तो आपने कोई टर्म यूज किया था, साइट्रस, सिट्रस, साइट्रस, सिट्रस पेरेबस, हाँ वेट हम स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। ओके ओके, तो साइट्रस पेरेबस यहाँ पर हो जाएगा, ये स्पेलिंग है, वेट अ मिनट, इसकी स्पेलिंग ऐसे लिख लेना, पेरेबस का तो ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा, आप बस बता दिए ना, वो मे भी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी कर ले क्लासिकल्स, तो। ये क्लासिकल्स का दिया हुआ है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, उनके द्वारा ये वर्ड दिया गया। जब हम अदर थिंग्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, इसका मतलब ये होता है आपके सिट्रस पेरेबस वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है अदर थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है। अदर थिंग्स को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, यानी होल्डिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब अदर फैक्टर्स में हमने क्या कांस्टेंट लिया है, प्राइस ऑफ अदर गुड, टेस्ट, इनकम, इनकम, पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑफ इनकम, ये सब इनकम, चीजों को कांस्टेंट माना। और हम सिर्फ जो है प्राइस ऑफ गुड का इम्पैक्ट देख रहे हैं डिमांड पर, तब हमें जो है रिलेशनशिप क्या मिला कि जब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, और जब प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रहा है, एक नेगेटिव रिलेशन मिला और ग्राफ ऐसा बन गया। तो जो इंफीरियर गुड होता है ना, इट फॉलोज द लॉ ऑफ डिमांड। ये आपके अगर प्राइस इसकी बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगा, और इसकी अगर प्राइस गिरेगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किस केस में, इंफीरियर गुड के केस में। बट ग्रेफिन गुड के केस में क्या होता है, इट वॉलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड, ये वॉलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड को। इसमें क्या होता है आपके
जब प्राइस इसकी बढ़ती है ना तो इसका डिमांड बढ़ता है, और इसकी जब प्राइस गिरती है ना तो डिमांड गिरता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यही डिफरेंस है। इसीलिए इसका जो डिमांड कर्व है ना ग्रिफिन गुड का, वो कैसा आपके बनता है, पॉजिटिव स्लोपिंग, क्योंकि यहाँ पर आप प्राइस रख रहे हो और यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, तो आप देखोगे कि प्राइस यहाँ पर आपकी 2 यूनिट है तो 4 यूनिट्स की डिमांड हो रही है। जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस आपके 5 हुआ, डिमांड आपके 6 यूनिट्स की हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है प्राइस एंड जो है आपके डिमांड के बीच में। ठीक है, इन ग्रिफिन गुड। ये अंडरस्टैंड हुआ, ये समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर आपके इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है, याद रखिएगा। मतलब ये अभी बता इनकम दूँ, में, इनकम वाले में वो ऐसा ही हो रहा है जैसा मतलब इंफीरियर गुड्स में हो रहा है, बट वो प्राइस वाले में रिवर्स हो जा रहा है, यही ना, यही याद रखना है। हाँ हाँ हाँ, प्राइस वाले में रिवर्स हो जाएगा। और ये लॉ ऑफ डिमांड को जो ग्रिफिन गुड है ना, ये वॉलेट करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये समझ में आ गया? अब हम बात करते Yes. हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। तो मान लीजिए कि नाइकी की का ब्रांड है, आपका प्रेफरेंस वो है। ठीक है, तो आप इसकी डिमांड ज्यादा करोगे ओवर प्यूमा। ठीक है, मतलब कि प्रेफरेंस है ना, किसको प्रेफर कर रहे हो, ए को प्रेफर कर रहे हो ओवर बी, या फिर बी को प्रेफर कर रहे हो ओवर सी। ठीक है, तो ये जो है प्रेफरेंस आपका जो है दिखा रहा है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है, तो प्रेफरेंस भी डिमांड को इम्पैक्ट करती है। तो जब नाइकी की आपके प्रेफरेंस है तो आप इसकी डिमांड ज्यादा करोगे, है ना। प्यूमा के प्रेफरेंस आपकी नहीं है तो इसकी डिमांड क्या करोगे, कम कम कर। करोगे। तो ये भी आपके इम्पैक्ट करता है। और हमने ये दो फैक्टर्स तो आपको मैंने समझा दिया। अब आ जाते Yes. हैं डिमांड कर्व की। तो हमने क्या देखा कि अभी जो हमने साइट्रस पैरबस वर्ड देखा, साइट्रस पैरबस वर्ड का मतलब अदर थिंग्स, as we know that demand is कांस्टेंट। affected by other factors like आपके price of good, price of other good, income, taste, preference, population, distribution of income, but what we take, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम जो है इन फैक्टर्स को कांस्टेंट ले रहे हैं और सिर्फ हम रिलेशनशिप किसके बीच में देख रहे हैं, प्राइस प्राइस ऑफ ऑफ गुड प्रोडक्ट। एंड और डिमांड, उसके डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। बार का मतलब ये होता है ना कांस्टेंट, जिसके ऊपर बार लग गया उसका मतलब क्या है, कांस्टेंट, नॉर्मल चीज तुम्हें पता ही होगी। ठीक है, और हम तो डिमांड घट रही है और डिमांड, सॉरी, जो प्राइस आपके गिर रहा है, क्या हो जा रही है, बढ़ रही है। ग्राफिकली भी देख सकते हो, है ना। प्राइस जो है 20 रुपीज, डिमांड 5 यूनिट्स की, प्राइस जो है गिर गई 10 यूनिट्स हुई, सॉरी प्राइस 10 हुआ, डिमांड जो है 7 यूनिट्स का करने लगे। तो ये चीज आपके डिमांड का हमें दिखा दिया। ठीक है, अब हम बात आपके, ये तो इंडिविजुअल डिमांड हो गई। जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो मार्केट डिमांड में भी कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड जैसा ही है। सभी इंडिविजुअल डिमांड को मिलाओगे तो क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड बन जाएगी। ठीक है, तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ये थोड़ा सा ग्राफ कैसा होगा, स्टीपर, क्या होगा, स्टीपर होगा। वाई सो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपकी वैल्यू भी तो क्या है, कम है ना। आप देखोगे एक इंडिविजुअल की डिमांड कम चेंज होती है। अगर यहाँ पर 10 रुपीज है, 2 यूनिट का डिमांड करेगा, है ना। 10 रुपीज प्राइस चल रहा है और 5 रुपीज प्राइस चला है तो 4 यूनिट्स की डिमांड पर मार्केट में। तो मार्केट में क्या देखोगे, अगर मान लीजिए 10 रुपीज है तो मान लीजिए यहाँ पर 5 यूनिट्स की डिमांड हो रही होगी, है ना। और अब जो है नेक्स्ट है, अगर बात करें प्राइस, माइक बंद कर दो, तो नॉइज हो रहा है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, जो आपका प्राइस है अगर वो 5 हुआ तो आप देखोगे 10 यूनिट्स का डिमांड हो गया। तो यहाँ पर जो प्राइस तो देखो ज्यादा नहीं बदलेगी, पर डिमांड में मार्केट में ज्यादा बदलाव आएगा, क्योंकि सभी कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, सभी की डिमांड का क्या है, कौन, मार्केट डिमांड। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपके, फ्लैटर, इसका कर्व कैसा होगा, थोड़ा सा फ्लैटर। जबकि इंडिविजुअल ग्राफ कैसा होगा आपके, स्टीपर होगा। क्लियर है? ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड की वैल्यू भी देख रहे हो कम है, बट मार्केट डिमांड की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा। एक कंज्यूमर एक की इंडिविजुअल डिमांड देखो कितनी कम है, मार्केट डिमांड ज्यादा, इसीलिए इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्टीपर, है ना, स्टीप है। ठीक है, और इसका जो है
फ्लैटर जो है ग्राफ बनेगा। इज इट क्लियर? ये देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है ना डिफरेंस, इन दोनों को मिलाया गया और इसका ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक, समझ में आया? अब देखिए आगे आगे लॉ that consumer is willing and able to purchase at a particular price and at a particular point of time। ठीक है, ऑलरेडी हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ऑलरेडी इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड दैट ऑल फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़ करके अभी सभी फैक्टर्स को क्या लिया गया है? कांस्टेंट। फिर हम जो है डिमांड, फिर हम देख रहे हैं कि आपके प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, ये सभी फैक्टर्स, प्राइस ऑफ अदर गुड, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सभी को क्या लिया गया है? आपके लिया गया है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब लास्ट कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं। अब डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? डिमांड कर्व जो स्लोप डाउनवर्ड होता है ये बहुत सारे फैक्टर से इम्पैक्टेड होता है। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या है? ये वर्ड तो बड़ा नया लग रहा होगा तुम्हें। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जैसे 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 मान लो कि तुम्हारी मम्मी खाना तुमको बना के देती है, तो पहली रोटी देती है तो कैसा अच्छा लगता है ना, एकदम चाव से खाते हो। यूटिलिटी वर्ड का ही मतलब क्या होता है? यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। ठीक है, एक्शन जो है इसका मतलब होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होता है? बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। जैसे पहली रोटी खाओगे तो एकदम ज्यादा भूख लगी रहेगी और बहुत ज्यादा चाव से खाओगे, दूसरी थोड़ा कम इंटरेस्ट होगा, फिर तीसरी चौथी ऐसे ऐसे आएगा। तो वही है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी क्या हो जाती है? सेटिस्फैक्शन क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ठीक है, तो कंजम्पशन ऑफ गुड बढ़ाएंगे तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस डिक्रीज इन प्राइस ऑफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट कम हो गई है। ठीक है, और इसकी अब हमें क्या है? रिक्वायर्ड क्या है कि हम डिमांड को बढ़ाएं। ठीक है, तो इसी वजह से आपकी डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, क्योंकि यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है, इसीलिए आपका डिमांड जो है कम हो जाता है। ठीक है, और जब डिमांड कम होगा तो प्राइस और गिरने लगेगी मार्केट। जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस क्या होता है? बढ़ता है ना। यहाँ पर वही टू वे वाला इम्पैक्ट देख रहे हैं। सेवरल यूजेस ऑफ गुड। ठीक है, आपको पता है जैसे मान लो दही है, दूध है, सॉरी दूध है, तो उसका सेवरल यूज है कि एक ही यूज है? बताओ। दूध का तो बहुत सारे यूज है, बहुत सारा एक यूज है। उससे पनीर बना ठीक, सकते हैं। जब सेवरल यूज रहेगा, ठीक है, तो प्राइस क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और यूज विल बी लिमिटेड। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगी आप अपनी यूज को क्या कर लोगे? लिमिट कर दोगे। जब यूज को लिमिट कर दोगे तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, तो इससे भी आपका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तब अपने यूज को, यानी जो सेवरल यूजेस है गुड्स का, जैसे आप दूध दूध से दही बनाते थे, रबड़ी बनाते थे, मक्खन बनाते थे, जो भी है, तो वो सब चीजें क्या करने लगोगे? तुम बनाना कम करोगे। जब बनाना कम करोगे तो डिमांड गिर जाएगी, है ना। नंबर ऑफ कंज्यूमर, जब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस भी ज्यादा होगी। ठीक है, और ज्यादा लोग जब बाई करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कंज्यूमर बाइंग इट कम, मतलब आपके धीरे धीरे कंज्यूमर ने कम बाई करना शुरू किया तो डिमांड कम हो जाएगी। अगर प्राइस यहाँ पर ज्यादा रहेगी, याद रखना है कि जब नंबर ऑफ कंज्यूमर की बात करते हैं, अगर आपका प्राइस ज्यादा रहेगा, ठीक है, करेंगे उसको, तो मतलब डिमांड कम होगी। इज इट क्लियर? प्राइस ज्यादा होगी तो बायर्स कम रहेंगे तो डिमांड कम होगा। क्लियर? प्राइस ज्यादा यस रहेगी, मैम। लिमिटेड यूज करोगे, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब हम एक गुड को दूसरे गुड के मतलब पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर ऑफ एक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
ओके, प्राइस ऑफ एक्स क्या है, बढ़ रहा है। सब्स्टिट्यूट वाई बिकम रिलेटिवली चीपर। देखिए वही है सब्स्टिट्यूट, मैंने बताया था ना कौन, आपके ऑरेंज एंड एप्पल, अल्टरनेटिव ऑप्शन। आपके प्राइस जो है क्या, ठीक है, और एप्पल एप्पल, उसके उससे एप्पल पे क्या हो शिफ्ट जाएगा, होगा। एप्पल ऑरेंज का प्राइस बढ़ेगा तो एप्पल क्या होगा, रिलेटिवली चीपर। इसकी प्राइस तो कांस्टेंट यस है ना, मैम, मतलब उसका ये डिमांड बढ़ आपके लिए जाएगा, एप्पल का रिलेटिवली डिमांड चीपर बढ़ हो जाएगा। जाएगा, तो इसकी एप्पल की डिमांड आपके लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऑरेंज की यहाँ पर डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी आपके डिमांड कर्व को क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके कर्व बन रहा है, ठीक है। इन ठीक है, प्राइस अगर ज्यादा होगा, अब परचेजिंग पावर आपकी क्या होगी, कम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अब एक ये भी क्लियर कर दे रही हूँ मैं आपको। सबसे पहला तो क्लियर होगा, अब इनकम इफेक्ट को समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पॉकेट में 10 रुपए था और जो पेन है ना वो आपको 5 रुपए की मिल रही थी। आपका बजट कितना है, आपका बजट कितना, 10 रुपए है। आप कितने यूनिट खरीद पाओगे, 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट पेन खरीद पाओगे ना, है ना। पर मान लीजिए कि आपके पेन का जो प्राइस है, पेन का जो प्राइस है वो बढ़ जाए, पेन का प्राइस बढ़ के आपके ₹10 हो गया। आप अब बताइए आप कितना यूनिट खरीद पाओगे, एक वन 1 यूनिट, एक ही यूनिट खरीद पाओगे ना। तो यहाँ पर आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, गिर गई। व्हाट इज परचेजिंग पावर, जब प्राइस आपके बढ़ता है तो परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती है, ओके। यानी आप, आपके पास जो पैसा है ना, आप उससे कम जो है कमोडिटीज को परचेज कर पा रहे हो। समझ में आ गया। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाएगी, तो हम कम यूनिट डिमांड करेंगे। जैसे अभी पेन के केस में देखा तुमने, बजट तुम्हारे पास 10 रुपीज था, पर पेन का जैसे ही प्राइस 10 रुपीज हुआ, आप 1 यूनिट परचेज करने, तो यहाँ पर भी डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पर ये सभी फैक्टर्स जो तुमने देखे, एक तो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होते रहती है जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस गिरेगा। सेवरल यूजेस, मान लीजिए प्राइस ज्यादा है तो आप कम यूज करोगे गुड्स का, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर जो है, नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया, और परचेजिंग पावर को भी समझा दिया। परचेजिंग पावर समझ में आया, यस मैम। ठीक है फिर, ओके। अब नेक्स्ट बात, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि पूछ देता है पेपर में कि डिमांड इज अफेक्टेड बाय हाउ मेनी फैक्टर्स। तो कौन कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेवरल यूजेस ऑफ गुड, नंबर ऑफ कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये सभी से आपका जो डिमांड है ना, सॉरी वो आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं क्योंकि आपके कुछ ना कुछ, जैसे आप केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पढ़ते हो ना, इसमें भी तो आपके एक्सेप्शन होगा, ठीक है। तो अभी ग्रिफिन गुड ऑलरेडी समझ में आ गया, बताइए। यस मैम, वेतन को वायलेट तो करता है ना, मतलब उसमें इनकम का आप बोले थे कि ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की बात कर ले, तो ये बताइए कि जो आपके डायमंड है वो महंगी है कि सस्ती है, महंगी है। फोन, क्या मैम? फोन, फोन भी डिपेंड करता है मैम, जनरली महंगे ही है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब मान के चलना, गुड्स जो होते हैं वो आपके हाईएस्ट प्रेस्टिजियस वैल्यू होती है, जैसे डायमंड का पहनना, है ना। वो आप पहनते हो तो लोग यार मतलब काफी ज्यादा अमीर है, इसका हाई स्टेटस है ना। वो सिंबल आपके ऑफ मतलब स्टेटस आप, डाल सकते हैं क्या हाँ मैम? स्टेटस को दिखा सकता है आपके, एक तरीके से जैसे आप आईफोन लेके चल रहे हो तो एक स्टेटस को दिखा रहा है ना, एक्सपेंसिव कार लेके चल रहे हो तो वो स्टेटस को दिखा रहा है। तो उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होती है, वहां पर भी जितना ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती है, और जितनी ज्यादा आपकी प्राइस घटेगी उसकी डिमांड उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब होता है, जैसे आपकी जो आपके कैसे होते हैं, थोड़े यूनिक होते हैं,
ठीक है, जिसकी अपनी कोई प्रेस्टिजियस वैल्यू होती है। जैसे आप देखिए गांधी जी का चश्मा बिकता है ना ऑक्शन में काफी ज्यादा। अभी तुमने सुना होगा माइकल जैक्सन का कुछ सॉक्स बिका है ना, उसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू है। अगर उसको रखोगे इकट्ठा करके तो लोग बोलेंगे मतलब काफी इसके पास ये काफी लेविश लाइफ जी रहा है और इसका हाई स्टेटस है ना, वो तुम्हें ऐसा सोचेंगे। तो जो गुड्स क्या होते हैं आपके महंगे होते हैं, जैसे आपके रोल्स रॉयस कार हो गई या फिर मर्सिडीज हो गई या फिर आपके जितनी भी महंगी कार है, वो सब आर्टिकल ऑफ में आ जाती है। डिजाइनर हैंडबैग हो गया, एक एलवी का, आपके एक्सपेंसिव वॉच वॉच हो गया जैसे रोलेक्स का, तो वो ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। वो जितना ज्यादा उस प्राइस होगी लोग उतनी ज्यादा उसकी डिमांड करेंगे, और जितनी उसकी प्राइस कम होगी उसकी डिमांड लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आर्टिकल डिस्टिंक्शन ये भी फॉलो नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड को, ग्रिफिन गुड भी नहीं करता। ग्रिफिन गुड के केस में भी हमने क्या देखा, प्राइस बढ़ेगी तो ही डिमांड इसकी बढ़ेगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर में तुम्हें पता है कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी जो प्रेजेंट वैल्यू चल रही है प्राइस, उस हाई प्राइस पे भी डिमांड क्या करोगे, ज्यादा करोगे। ठीक है, फ्यूचर में पता है कि और प्राइस बढ़ जाएगी, अभी हाई प्राइस भी रहेगा ना गुड का, तो भी परचेज कर लोगे। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी आपके लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती है। इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कोविड-19 आया था, तो मेडिसिन तो क्या थी, महंगी थी, महंगी मेडिसिन की भी डिमांड ज्यादा हो रही थी, लोगों को बचना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन को बोलते हैं हम लोग इमिटेट करना, इमिटेट करना फिर कॉपी करना। जब हम किसी की कॉपी करते हैं ना, अगर वो ऐसा पहनेगा तो मैं भी पहन के रहूंगा, वो फटी जीन्स पहनेगा तो मैं भी पहन के रहूंगा, वो ऐसी वॉच लगाएगा तो मैं भी लगा के रहूंगा। उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड वायलेट करता है, क्योंकि लोग दूसरे को देख के कॉपी करते हैं, तो वहां पर भी प्राइस ज्यादा रहेगा ना, तो भी लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा ही करेंगे। समझ में आया? तो ये सारे जो है ना अभी तुमने देखे, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही एक होता है वेबलेन, वेबलेन गुड या फिर वेबलेन इफेक्ट भी देखते हैं। ये आपके इकोनॉमिस्ट थे वेबलेन, इन्होंने दिया था। जब जब किसी गुड का प्रेस्टिजियस वैल्यू है, जैसे डायमंड, या फिर जैसे मान लो कि रोलेक्स का जो वॉच है उसका, अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी उसके साथ उसका क्या प्रेस्टीज उसके साथ लगी हुई है, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर रोलेक्स वॉच की प्राइस गिर जाए तो उसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है ये वेबलेन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और ग्रिफिन गुड, और ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेबलेन इफेक्ट भी वही है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, जिसमें कि जैसे किसी चीज की प्रेस्टिजियस वैल्यू, उसका हाई प्राइस रहेगा तो ही उसकी ज्यादा डिमांड होगी, अगर उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया? यस मैम। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का बता ही चुके हैं कि प्राइस बढ़ने वाला होगा तो प्रेजेंट हाई प्राइस पे भी तुम करोगे, है ना। अगर तुम्हें पता है कि आज इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो तुम जितना भी महंगा चीज मिलेगा तुम फटाफट एग्जांपल ऑफ खरीद। सोलर एनर्जी, मैम एग्जांपल ऑफ सोलर एनर्जी इंक्लूड कर सकते हैं क्या? सोलर एनर्जी आजकल किसमें सोलर किसमें पावर पैनल लगा रहे हैं, और फ्यूचर किसमें एक्सपेक्टेशन, किस चीज में? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर, सोलर हाँ, मतलब अभी तो आगे चल सरकार के तुम्हें मतलब सब्सिडी दे रही है, उसपे तो तुम्हें सरकार सब्सिडी दे रही है ना, सब्सिडाइज रेट पे भी तुम्हें मिल रहा है। तो लोग नहीं, इसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं इंक्लूड कर कह सकते हैं, समवॉट कह सकते हैं, लोग कर रहे हैं पर उतनी ज्यादा नहीं कर रहे हैं ना अभी, ये उतनी ज्यादा नहीं है इसकी भी। या फिर फ्यूचर ईवी मतलब जैसे मान मैम। लो कि पेट्रोल देखते हो ना कि काफी वोलेटाइल है, उसकी प्राइस अब डे बाय डे चेंज होने लगी है ना। हाँ तो उस केस में आप देखोगे कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि कल पेट्रोल 105 रुपए लीटर मिलेगा, तो आज आज तुम्हें 98 रुपीज लीटर भी मिलेगा ना, तो भी जाके तुम ले लोगे। ये बोलो, ऐसा है ना। ये तो वो फ्यूचर ये एक्सपेक्टेशन हो गया। ऐसा हम जब कंज्यूमर हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखता है, जैसे तुम देखोगे अभी सेल आई फ्लिपकार्ट और इस सब चीजों पे, तो अभी हाँ फ्यूचर हाँ देख रहे थे ना कि मतलब फ्यूचर में अभी प्राइस डाउन जाने वाली है ना, तो अभी मैं अपने डिमांड को कम कर देती हूँ। अब तुम्हें पता है कि आफ्टर दिस सेल
प्राइस विल बी गोज अप, फिर क्या करोगे? अभी डिमांड ज्यादा कर लोगे, अभी उसके बाद डिमांड कम करो। अब समझ में आ गया? तो ये सारी सिचुएशन सबकी होती हैं। अब कुछ और चीजें रह गई, कल इसको क्लियर करेंगे, थोड़ा कर लो, क्योंकि आपके जो है कि ना अभी 1-1 घंटे की क्लास, आपकी मैथ्स की भी क्लास है ना अभी। चलो, तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट क्या करती है? क्या स्टेट करता है? क्या आंसर बनेगा? लो डिमांड में ये सी रिवर्स वाला? होता है मैम, एक दूसरे से। हाँ, रिवर्स प्राइस होता है बढ़ेगी, एक दूसरे से। डिमांड घटेगा। ऑप्शन नंबर डिमांड दिख रहा है? क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ, हाँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। फिर चलो बताइए, कौन सी डिटर्मिनेंट नहीं है लॉ डिमांड की? अभी मैंने बताया था आपको ये चीज। और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन है। हाँ, टेक्नोलॉजी जो है आपकी डिटर्मिनेंट नहीं है, ठीक है? नहीं, जबकि हमने और चीजें दी। इफ डिमांड फॉर गुड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? कौन सा गुड? इंफीरियर गुड, गुड, नॉर्मल गुड, सब्स्टिट्यूट गुड, कौन सा हो जाएगा? किस किस में होता इनकम है बढ़ ये? रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है मैम, ये तो नॉर्मल में भी हो सकता है मैम। हो सकता नहीं, ग्रिफिन में तो नॉर्मल फॉलो गुड नहीं ही है। करता है। हाँ, तो नॉर्मल गुड ही होगा ना। यहाँ पर क्या है? Yes. इनकम बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है, इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है। पॉजिटिव, पॉजिटिव किस केस में? नॉर्मल, नॉर्मल के केस में पॉजिटिव, और इंफीरियर और ग्रिफिन के केस में क्या हो जाता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट हम देखेंगे, ठीक है? क्लियर है? डिमांड कर्व फॉर ग्रिफिन गुड कैसी होगी? अभी बताइए। डिमांड पॉजिटिव का रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करती है ग्रिफिन गुड? नहीं फॉलो करती है। नो नो नो, इट्स वायलेट। तो क्या आ जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोप। यस मैम। अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी ना, क्योंकि ग्रिफिन गुड यस। क्या है आपके? वायलेट करती है लॉ ऑफ डिमांड को, है ना? लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करने का मतलब ये है, एक मिनट रुकना, इसका मतलब ये है कि आपके जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड इसका, ग्रिफिन गुड का, तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड घट जाएगा। तो घटेगा ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसे ही। यस मैम, अपवर्ड है ना? स्लोप। तो यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, और ना ही आपकी जो है वर्टिकल होगा। जब क्या हो जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है? ऑलरेडी मैंने इसको आपको क्लियर किया है। चलिए, ये इलास्टिसिटी का ये अब आगे करेंगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे शिफ्टिंग और सब मूवमेंट ये कर देखेंगे क्लास में, ठीक है? क्लास समझ में आई मैम एक शैलेश? डाउट था, एनसीआर, हाँ समझ में आ गया मैम। एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना है क्या वो क्लास 11 के बाद? एनसीईआरटी कर सकते हो, अगर तुम्हें एकदम बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें नहीं आ रही हैं, तो तुम एनसीईआरटीज भी कर सकते हो। 11th-12th का अपना बुक ले लेना, एनसीईआरटी से करना, ठीक है? ओके। और पर इस तुम अगर मैम इसको इसके लिए कोई नहीं और भी बुक? पढ़ोगे ना उसको, तो उसको हाँ। नहीं पढ़ोगे तो ये जो अभी क्लासेस चल रही है ना, इसमें सारी चीजें आपकी हो जाएगी। और ये मैम सारे ये सब एक्सेप्शंस माइक्रो भी के मैं लिए बताती चलूँ। कोई स्टैंडर्ड बुक भी रेफर करना है क्या, या आपके ही लेक्चर की एचएल देखते ले रहना लो, है? एचएल आहूजा, कौन सा मैम? एक्सेल हो जाए। एचएल आहूजा, हाँ। उसकी लैंग्वेज सही है ना, तुम्हें समझ में आएगी। ओके। दोनों के लिए, माइक्रो एंड मैक्रो के लिए एचएल आहूजा ही कर लो। तुम्हें न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल चीजें सब दिख जाएंगी, ठीक है? ओके कोई मैम, भी थैंक डाउट यू। होगा तो पूछ लेना, टेक्स्ट कर देना, मैसेज, ठीक है? श्योर श्योर मैम, थैंक यू मैम। चलो ठीक है, बाय बाय।